मेरा नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बोर कमेटी। तो आज हम पढ़ेंगे बोर कमेटी के बारे में। तो जो बोर कमेटी है वो जोसेफ विलियम बोर थे, इनके अंडर ये कमेटी बनाई गई थी। जोसेफ विलियम बोर के अंडर ये बोर कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटी का दूसरा नाम है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये कमेटी को जो सेटअप था वो किया गया था 1943 में। सेटअप किया गया था 1943 में। जो सेटअप था 1943 में किया गया था और 2 साल तक ये जो प्लानर थे वो करते रहे। इन्होंने पूरा सर्वे की। इसके बाद उन्होंने अपना जो कमेटी का रिपोर्ट था वो सब सबमिट किया था 1946 में। जो इनका रिपोर्ट था वो 1946 में सबमिट किया था। तो इसका जो सेटअप डेट है, एस्टेब्लिशमेंट डेट है, वो 1943 और इसका जो रिपोर्ट सबमिट है वो 1946 था। ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? इस कमेटी क्यों बनाई गई थी? इस उद्देश्य के साथ बनाई गई थी कि उस टाइम पे, मतलब कि जो 1943 में ये कमेटी का सेटअप हुआ था, उस टाइम पे जो इंडिया के हेल्थ सिस्टम का जो कंडीशन में सर्वे करने के लिए था, वो पोजीशन था, उस चीज़ के बारे में सर्वे करने के लिए और क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकते हैं, ये क्या और चीज़ें हेल्थ सेक्टर में इंक्लूड करने के लिए क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें सर्वे करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। टू सर्वे देन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग द हेल्थ कंडीशन एंड हेल्थ aggression in the country and make recommendation for future development in under improve the public health system in India। बोर कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन भी थे बोर कमेटी के कुछ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो उसमें से सबसे पहला रिकमेंडेशन तो ये था प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस। जो भी हेल्थ सेक्टर में उसके इंटीग्रेट करना, मतलब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो उस टाइम पे इतना जो स्ट्रेस था वो प्रिवेंटिव केयर को नहीं दिया जाता था। तो बोर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन रखा कि प्रिवेंटिव केयर को भी क्यूरेटिव सर्विस के साथ एडमिनिस्ट्रेट लेवल में से इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। मतलब कि हम केवल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ही नहीं, उस पे ही नहीं, प्रिवेंटिव और डिजीज पे भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव सर्विस एट ऑल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड है सेकेंड जो रिकमेंडेशन था वो था, रिकमेंडेशन दी गई थी, एक शॉर्ट टर्म प्लानर था और एक लॉन्ग टर्म प्लान था। शॉर्ट टर्म प्लान इस तरीके से डिज़ाइन किया था जो तुरंत में किया जा सके, ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके लिए एक प्रेजेंट में निवारण किया जा सके। एक लॉन्ग टर्म प्लान था जिसमें बड़े स्ट्रक्चर और ज़्यादा टाइम इंक्लूडेड होता है, सो दैट वाज कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर में उन्होंने क्या मेजर किया कि अदर शुड बी 1 PHC 4000 पॉपुलेशन और प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर टू कवर द पॉपुलेशन ऑफ 40,000 पीपल। वहाँ पे उन्होंने बोला कितने स्टाफ होना चाहिए। देयर शुड 2 डॉक्टर्स, 1 नर्स, 1 पब्लिक नर्स, दैट इज PHN, 4 मिडवाइफ्स, प्रेग्नेंट मदर और डिलीवरी कंडक्ट करने के लिए, 4 ट्रेंड दाइज, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर, 2 हेल्थ असिस्टेंट और 1 फार्मासिस्ट।
15 अदर क्लासेस, 4th वर्कर्स। सो इतने लोगों के स्टाफ के साथ उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि एक PHC सेटअप होना चाहिए 14,000 पॉपुलेशन में। ये शॉर्ट टर्म मेजर हैं। 1 PHC फॉर 14,000 पॉपुलेशन, 2 डॉक्टर्स, 1 नर्स, 4 PHN, 4 मिडवाइफ्स, 4 डाइट रेंज, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 हेल्थ असिस्टेंट्स, 1 फार्मासिस्ट, 15 अदर क्लास एम्प्लॉयज़। लॉन्ग टर्म अब हम देखते हैं। देन लॉन्ग टर्म मेजर। लॉन्ग टर्म मेजर क्या है? लॉन्ग टर्म मेजर का दूसरा नाम है 3 मिलियन प्लान्स। दिस इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज 3 मिलियन प्लान्स? 3 मिलियन प्लान्स लॉन्ग टर्म प्लान फॉर PHC सेटअप, जिसमें प्राइमरी हेल्थ यूनिट का सेटअप बोला गया था। 75 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें कवर करेंगे 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन ऑफ पीपल। सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर जिसमें 650 बेडेड का प्लान किया गया था। एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 2,500 बेड का प्लान था। सो दिस इज लॉन्ग टर्म मेजर। लॉन्ग टर्म मेजर्स 3 मिलियन प्लान्स, प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स with 75 bedded hospital, 10 to 20,000 population, secondary units with 650 bedded hospitals, district hospitals 2,500 bedded, medical education which include 3 months training in social medical practice qualification and their replacement। नेक्स्ट है जो 4th है, क्या था उस टाइम पे नेक्स्ट 3rd जो था मेजर चांसेस इज मेडिकल एजुकेशन विच इंक्लूडेड 3 months ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड देयर मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें देना चाहिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। जिसके बाद हम उस व्यक्ति को क्या करेंगे, सोशल फिजिशियन को प्रिपेयर करने के लिए 3 months के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। इन विच दे विल बी टॉक अबाउट प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन। दैट इज 3rd मेजर प्लान। अब हम देखेंगे अपन 4th। एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिएट इन मेडिकल प्रैक्टिस क्वालिफिकेशन एंड देयर रिप्लेसमेंट। एंड 4th क्या था उस टाइम पे मेनी हेल्थ रिलेटेड या मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेस, जैसे बहुत ऐसे कोर्सेस होते थे जिसके बाद वो जो लोग थे पेशेंट के वो ट्रीट करते थे, वो बोर कमेटी ने यह रिकमेंडेशन रखा कि हेल्थ सेक्टर या हेल्थ प्रोविज़न को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे जो टेम्परेरी टाइप के ये ऐसे जो लाइसेंसिएट मेडिसिन जो कोर्सेस हैं उससे जो प्रोफेशनल आते हैं वो सारी चीज़ें बंद कर दी जाए और एक स्टैंडर्ड कोर्स क्रिएट किया जाए जिसकी डिग्री दी जाएगी और वही व्यक्ति क्या करेंगे, क्यूरेटिव या ट्रीटमेंट के लिए असाइंड होंगे। इस कोर्स का नाम दिया गया MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। एंड लास्ट क्रिएशन ऑफ मेजर सेंट्रल मेडिसिन एजुकेशन और रिसर्च के लिए जो बोर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया गया था, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का न्यू इंडिया गवर्नमेंट था, उन्होंने बाद में चलकर इस रिकमेंडेशन में से एक्ट किया और लास्ट में 1952 में जाकर इस सेंटर को इंस्टीट्यूट के लिए या सेंट्रल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसको आज हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से या एम्स के नाम से जानते हैं। सो एम्स का सेटअप उसके लिए एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था। वो किसके द्वारा दिया गया था? बोर कमेटी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था देयर शुड बी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट वर दे विल बी अ स्टडी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड रिसर्च। सो दिस इज अबाउट बोर कमेटी।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।